हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था। तो उसके हमने स्टार्टिंग का जो चीज़ें पढ़ी थी उसके आगे बाद वाली चीज़ें हैं अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भूख कठिनाई और जन विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या वृद्धि हुई। 19वीं सदी में क्या हुआ, बहुत सारी यूरोप में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नौकरी से ज़्यादा नौकरी ढूंढने वाले लोग हो गए। अधिकतर आबादी शहर में जाके रहने लगी। क्यों शहर में जाके रहने लगी? क्योंकि नौकरी जो है कहाँ मिलती है? ज़्यादातर शहरों में मिलती है। गाँव में तो ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है, तो ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ जाने लगी? शहर की तरफ जाने लगी। लघु उत्पादकों को इंग्लैंड के सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा होने लगी। जो शहर में जो लघु उत्पादक थे उनको जो सामान वो बनाते थे उनका क्या होता था कि जो बाहर से आ रहे सामान है, जैसे इंग्लैंड से जो कपड़ा आ रहा था उनसे उनकी बहुत ज़्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही, जिसकी वजह से उनका सामान नहीं बिक पा रहा था। कृषक सामंती शुल्क तथा जिम्मेदारियों के बोझ दबते चले जा रहे थे। खाने पीने की चीजों का मूल्य बढ़ने या फसल खराब होने के कारण शहर और गांव में गरीबी फैल गई थी। क्या हुआ था कि जो खाने पीने की चीजें उसका रेट धीरे धीरे बढ़ने लग रहा था और फसल खराब होती है या फिर कोई भी किसान है उसका फसल खराब हो रही है 1 साल 2 साल, तो उससे क्या होगा कि गांव में या फिर शहर में अपने आप धीरे धीरे इस तरीके से गरीबी बढ़ती जा रही थी। आगे देखते हैं। 1848 में खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से लोग सड़क पर उतर आए थे। लुई फिलिप को भगाने में विवश किया गया और राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र घोषणा की। 21 से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार का पूरा अधिकार दिया कि आप जो 21 साल से जो भी ऊपर ऊपर लोग हैं वो सभी को वोट देने का अधिकार मिल गया। काम के अधिकार की गारंटी दी गई कि आपको सभी को काम मिलेगा, इसका आपको सभी को अधिकार दिया गया। और रोजगार के लिए राष्ट्रीय कारखाने यानी कि राष्ट्रीय कारखाने बनाए गए, उसे खोले गए और यानी कि सभी को रोजगार दिया गया। 1848 में उदारवादी की क्रांति। यूरोपीय देश गरीबी, बेरोजगारी तथा भुखमरी से ग्रस्त लोग से विद्रोह कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जब यूरोपीय देश थे, जितने भी यूरोप में देश थे, उसमें क्या होता, गरीबी हो गई थी, बेरोजगारी हो गई थी, भुखमरी थी। उसमें सभी लोग क्या थे, उससे ग्रस्त थे और वैसे विद्रोह कर रहे थे। जो मध्यम वर्गीय शिक्षित लोग थे वो क्रांतिकारी से जुड़ने लगे, वो क्रांति से जुड़े और सभी लोग को अपने साथ मिला लिए। उसके बाद क्या हुआ, गणतंत्र घोषणा हुई 1848 में राजा की गद्दी छोड़ने के बाद। राजा कौन था? अभी हमने पढ़ा कौन था, लुई फिलिप था, जिसको बोला कि आप यहाँ से हट जाइए क्योंकि आप हमारे लिए सही नहीं है। फिर गणतंत्र घोषणा हुई। तो गणतंत्र घोषणा के बाद क्या हुआ कि लोगों का बढ़ता असंतोष को उदारवादियों ने उसका फायदा उठाया। कैसे फायदा उठाया? उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए सब उसकी मांग से जोड़ा। उसे सभी जो लोग हैं उन सबको मिलाया और कहा कि हम सब राष्ट्र निर्माण की मांग को मांगते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता व संगठन बनाने की आजादी इन सबको मिल गई। जर्मन में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। जर्मन में क्या हुआ, राजनीतिक संगठन जो भी थे वो फ्रैंकफर्ट शहर में गए। वहां पे सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान यानी कि वहां पे वोट डालने का फैसला लिया गया कि हम वोट डालना स्टार्ट करेंगे। तो कौन से शहर में? फ्रैंकफर्ट शहर में। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य का संसद सेंट पॉल चर्च में बैठी। यानी कि जो 18 मई 1848 था उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधि चुने जा चुके थे, जो कि कितने थे? 831। और ये सारे मिलकर कहा, सेंट पॉल चर्च जो था उसमें वहां पे उन लोगों की संसद लगी। जर्मन के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। जर्मन में क्या हो रहा है कि जर्मन में एक राजनीतिक संगठन बनाया गया और जिसमें मतदान का फैसला लिया गया। वहां पर निर्वाचित जो लोग हैं, जो सदस्य के सेंट पॉल चर्च में बैठे हैं और उन्होंने क्या किया, जर्मन के लिए एक नया संविधान बनाना स्टार्ट किया है, प्रारूप तैयार कर दिया है। प्रजा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर दिया। यानी जर्मन के सभी लोगों ने क्या मिलकर कहा कि जो प्रशा के जो राजा थे फेडरिक विलियम चतुर्थ, उसको बोला कि आप हमारे देश के राजा बन जाइए, लेकिन आपको जो भी काम करोगे आप हमारे अकॉर्डिंग ही काम करोगे। जर्मन के जो इतने निर्वाचित प्रतिनिधि थे उन्होंने ऐसा कहा। तो जो राजा था उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ा।
इसमें क्या हुआ, जो कुलीन वर्ग था और जो सेना थी उनके बीच में विरोध बढ़ने लगा, यानी कुछ बात पे कहा सुनी हो गई कि हम इस बात पे एग्री नहीं करते, वो कहता है कि हम एग्री नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, विरोध बढ़ने लग गया। मध्यम वर्ग ने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया। जो मध्यम वर्ग था उसने क्या कहा, कुछ किया ऐसा कि जो मजदूर और कारीगर कारीगर जो मांग मांग रहे थे, कुछ मांग रहे थे, तो उन्होंने विरोध किया कि हम अभी नहीं देंगे। तो इन सब से क्या हुआ कि विरोध उत्पन्न होने लग गया। अंत में सैनिक को बुलाया गया और असेंबली भंग हो गई। एक तो इतनी मुश्किल से उन्होंने असेंबली स्टार्ट की थी, राजनीतिक संगठन बनाए थे, मतदान करवाया था। अब इसमें क्या हुआ, सैनिक को बुलाया गया और असेंबली खत्म कर दी गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। महिलाओं की भूमिका उदारवादी आंदोलन में, यानी कि जितने आंदोलन हुए उसमें महिलाओं की भूमिका क्या क्या थी। महिलाओं ने क्या किया, सक्रिय भाग लिया, राजनीतिक संगठन बनाए, समाचार पत्र प्रकाशित किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में ही भाग लिया। यानी कि महिलाओं ने पूरा हेल्प किया लोगों का कि हम भी आंदोलन में अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया, यानी कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया और उन्हें दर्शक बना दिया, यानी कि बाहर आप खड़े रहिए और देखते रहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यानी महिलाओं का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ऐसा कर रखा है। 1848 में रूढ़िवादी ताकतों ने उदारवादी आंदोलनकर्ता के कुछ रियायतें दी ताकि वो अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखे। 1848 में क्या हुआ, जो रूढ़िवादी ताकतें थी। अब रूढ़िवादक कौन से होते हैं, रूढ़िवादी वो होते हैं जो पुरानी सभ्यताओं को लेकर, पुराने विचारों को लेकर, पुराने रीति परंपरा जितने भी चीजें उस लेकर चलते हैं और कहते हैं कि जो नई चीजें हैं, जो नई भावनाएं, हम उसको नहीं कर अपनाएंगे। मॉडर्नाइजेशन जो है, नई चीजों को वो मना करते, सिर्फ पुरानी चीजों को लेके चलते। तो रूढ़िवादी ताकतों ने क्या किया, उदारवादी जो आंदोलन करता थे, जो लोग थे, उनको कुछ रियायतें दे दी। ऐसे क्यों किया उन्होंने, क्योंकि चारों तरफ क्या हुआ, आंदोलन हो रहे हैं। अब आंदोलन हुए तो रूढ़िवादी ताकत क्या होगी, वो पहले से ही राज कर रही है जगह जगह पर। अब वो उनकी क्या होगी, प्रभुसत्ता खत्म हो जाएगी, यानी कि उनके हाथों में से पावर बाहर चली जाएगी। अब पावर को हाथ में रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, जो उदारवादी जो लोग थे उन्हें कुछ रियायतें दी कि हाँ, हम थोड़ा ये आपके लिए कर देते हैं। ऐसा कह के उन्होंने क्या कर दिया, अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने की पूरी कोशिश की। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यूरोपीय देश में जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांतिकारी से अलगाव हुआ। 1848 तक जितने भी आंदोलन हुए, उसके बाद से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का जो भी राष्ट्रवाद था वो उसका जनतंत्र लोगों से और क्रांतिकारी से अलगाव से स्टार्ट होने लगा। यानी कि थोड़ा सा गैप आ गया कि पहले बहुत लोग थे कि हाँ, हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें ये अलग चाहिए, अलग चाहिए, हमें पूरा एक देश चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, बीच में गैप आ जाता है कि लोगों का लीडर सही से नहीं मिलता, उनका क्या होता है, जोश कम हो जाता है। तो वैसे ही क्या हुआ, इसमें अलगाव आ गया था। रूढ़िवादियों ने राष्ट्रवादी भावना को प्रयोग कर अपनी राजनीतिक प्रभुत्व कायम रखी। जो रूढ़िवादी लोग थे उसने क्या किया था कि राष्ट्रवादी जो भावना थी उसका इस्तेमाल किया और अपनी राजनीतिक प्रभुत्व कायम करे। यानी कि उन्होंने अपना क्या कहा कि राजनीति जो अभी हम कर रहे हैं, जो हमारे रूल में है, हम पावर में है, वो उनका उन्होंने इस्तेमाल किया, किसका, राष्ट्रवादी भावना का। 1848 में मध्यम वर्गीय लोगों ने जर्मन महासंघ बनाने की कोशिश पर सफल नहीं हुई। अभी हमने पढ़ा था कि जो 1848 था उसमें बहुत सारे लोग ने, मध्यम वर्गीय लोग ने जर्मन महासंघ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, सफल नहीं हुए। और 7 वर्ष के दौरान, 7 वर्ष के बाद क्या हुआ, अभी एक मिनट, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो 1848 था उसमें मध्यम वर्गीय लोगों ने जर्मन का महासंघ बनाने की कोशिश की थी। उसमें कौन सा था, अभी हमने पढ़ा था कि जो सेंट पॉल चर्च था उसमें क्या हुआ था, संविधान के लिए प्रारूप तैयार हुआ था और नई नई चीजें बनाई गई। तो वो क्या था, जर्मन में ही था ये वाला। ठीक है, तो यही हमने पढ़ा कि 1848 में पूरी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो 7 वर्ष के बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। प्रशा कौन सा एरिया है, प्रशा जर्मन में ही है, और उसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध में हुआ और प्रशा उसमें जीत गया। और जीत के बाद क्या हुआ, जर्मन को एकीकरण पूरा हुआ, यानी जर्मन को पूरा एक राष्ट्र, एक देश बना दिया गया। जनवरी 1871 में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया, यानी जर्मनी को राजा मिल गया और जर्मनी एक पहले बन गया। अब वो कौन से हुआ साल में, 1871 जनवरी में।
ओके, राजा कौन था? राजा काइजर विलियम प्रथम। नए राज्य में जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। यानी कि जो अब चीजें पुरानी थी उसको हटाया गया और नए सिस्टम, नए रूल्स लागू किए करवाए। ठीक है, आगे पढ़ते इटली का निर्माण कैसे हुआ। इटली कई सारे साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। यानी जो इटली था वो बहुत मतलब बिखरा हुआ था, यानी बहुत सारे उसके छोटे 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 राज्य थे। और 19वीं सदी में क्या हुआ कि वो 7 राज्यों में, मतलब कि प्रॉपर 7 राज्यों में था। उसमें से एक था सॉर्डिनिया पिडमोंट, जिसमें इतावली एक शासक उसका राजा था। उत्तरी भाग जो था उसमें ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाका पोप के शासन में था और दक्षिण स्पेन में, यानी दक्षिण वाला जो साइड था उसमें स्पेन के बुर्बो राजा का अधीन, यानी यहाँ पे बुर्बो शासन जो था वहां पर चल रहा था। इन सब की कोई भी एक साझा भाषा नहीं थी, यानी जगह जगह लोगों की अलग अलग इनकी भाषा थी। 1830 में जूसेप्पे मैसिनी ने एक एकीकृत इटली की कोशिश की। यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया। हमने पढ़ा था जूसेप्पे मैसिनी के बारे में, तो उसने क्या किया था, इटली को एक करने की कोशिश की थी और इसके लिए उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता के बाद इटावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सॉर्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय की थी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो 1848 और 1831 से 1848 के बीच में जितना भी क्रांतिकारी विद्रोह हुआ वो सब असफल हुआ। तो इसके बाद जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी आई कि सॉर्डिनिया पिडमोंट की आई, जो कि वही एक इटावली शासक था। ठीक है, एकीकृत इटली आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व संभावना उत्पन्न करता था। सॉर्डिनिया पिडमोंट का जो राजा था विक्टर एमेन्यूल, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एकीकृत इटली, यानी जब हम इटली को एक पूरा देश बना देंगे तो उससे क्या होगा, हम लोगों का आर्थिक विकास होगा और राजनीतिक प्रभुत्व, यानी कि उसकी पूरी जगह पे उसके पावर फैल जाएगी, यानी वो सब जगह पे रूल कर सकता है। नेतृत्व मंत्री कापुर ने क्रांतिकारी न जनता ने विश्वास करता था। यानी जो राष्ट्रवाद का जो मंत्री था जिसका नेतृत्व कर रहा था राष्ट्रवाद क्रांतिकारी का, उसका नाम कापुर था। वो ना तो क्रांतिकारी था और ना ही जनता ने विश्वास कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी राष्ट्रवादी आंदोलन में पूरा साथ दिया। फ्रांस में सॉर्डिनिया पिडमोंट द्वारा कूटनीतिक संधि की गई। फ्रांस से इसने क्या किया, सॉर्डिनिया पिडमोंट यानी कि जो यहाँ का जो एरिया है उसमें फ्रांस के साथ उसने संधि की। और उसमें किसका सबसे बड़ा हाथ है, उसका कापुर द्वारा बड़ा हाथ था उसमें। उसने ही क्या की, कूटनीतिक संधि करवाई। और उस संधि में क्या हुआ कि 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हराया। उस संधि के कारण 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया और जूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में 1860 में किसानों के समर्थन के साथ स्पेनिश शासकों को भी हराया गया। यानी कि पहले 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया और 1860 में किसानों का हेल्प लेकर उन्होंने स्पेनिश शासकों को भी हरा दिया। 1861 में इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1861 में क्या किया गया, जो इमानुएल द्वितीय है उसे इटली का राजा बना दिया गया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो पहले जर्मनी का निर्माण पढ़ा और फिर हमने इटली का निर्माण पढ़ा। तो आप जो मेन चीजें ना आप उसे याद रखिएगा कि उसमें क्रांतिकारी कैसे हो रही थी, उसमें लोगों ने क्या क्या रूल, क्या क्या चीजें की, किस किस से लड़ाई हुई और फिर लास्ट में राजा कौन बना। तो आप अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जर्मन में क्या हुआ, एकीकृत कैसे हुआ, तो आप पहले लिख देंगे पहले लोगों ने क्रांति की, फिर उसका प्रयोग हुआ, रूढ़िवादियों ने क्या किया, फिर से 1848 में उन्होंने काम किया पर वो नहीं कर पाए। 7 वर्ष बाद फिर उसने लड़ाई लड़ी और फिर लास्ट में राजा बना दिया गया। इटली के निर्माण में भी आप ऐसे लिखिएगा कि पहले किस किस ने क्या काम किया, कौन कौन से क्रांतिकारी हुई, क्या चीज थी और फिर उसे कौन कौन से लड़ाई लड़ी लास्ट में और फिर किस तरीके से उसने सभी राजाओं को हरा दिया और फिर लास्ट में कौन राजा बन गया। तो आप 3-4 पॉइंट लिख देंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ब्रिटेन में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं। 18वीं सदी के सबसे पहले ब्रिटानी नहीं था। अब ब्रिटेन को पहले ब्रिटानी कहा जाता था। तो उसमें 18वीं सदी से पहले पहले क्या था, ब्रिटानी, यानी कि वो पूरा देश नहीं था। विभिन्न समूहों तथा अनेक भाषाई लोग अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की अपनी संस्कृति और
राजनीतिक परंपराएं थी, यानी कि विभिन्न समूह के लोग रहते थे। कौन कौन से? अंग्रेज, वॉल्स, स्कॉटिश और आयरिश लोग रहते थे। इनकी अपनी अपनी संस्कृति थी, अपनी अपनी राजनीतिक परंपराएं थी। तो ये उसी को चीज को लेकर, हाँ, इंग्लैंड या जो पूरा ब्रिटेन वाला इलाका है उसमें रहते थे। आंग्ल राष्ट्र का धन दौलत महत्व और सत्ता में वृद्धि। अंग राष्ट्र एक था जिसके पास क्या था, बहुत सारा धन दौलत हो गया था और धीरे धीरे उसका महत्व और सत्ता में बढ़ने लगी थी। ठीक है। 1688 में आंग्ल राष्ट्र ने राजतंत्र से सत्ता छीन ली। आंग्ल राष्ट्र ने क्या किया? 1688 में राजतंत्र, जो राजा वहां का था, उससे सत्ता छीन लिया और अपने हिस्से में ले ली सारी। 1707 में इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड ने मिलकर क्या बनाया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया। यानी 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गया और उसका नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड पे इंग्लैंड का प्रभुत्व, यानी इंग्लैंड था स्कॉटलैंड के ऊपर हावी होने लगा, उस पर अपने प्रभुत्व जमा लिया कि आप अब मेरा हिस्सा हो, तुम मेरे नीचे दब के रहेगा। स्कॉटिश को आज़ादी का दमन किया गया, यानी जो स्कॉटिश लोग थे उनकी आज़ादी का दमन किया गया। उनकी गैलिश भाषा जो थी उनको बोलने की मनाही थी और राष्ट्रीय पोशाक भी पहनने की मनाही थी। अनेक लोगों को अपना वतन छोड़ना पड़ा, यानी कि जो स्कॉटिश लोग थे वो उन्हें पसंद नहीं आता कि इंग्लैंड अपने ऊपर, हमारे ऊपर कैसे प्रभुत्व जमा रहा है, कैसे हमारे ऊपर राज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कर ही रहा है, कोशिश क्या कर रहा है, वो कर ही रहा है। तो स्कॉटिश लोग को आज़ादी बिल्कुल दमन हो गई थी कि आज़ादी उनको मिली नहीं थी, वो इंग्लैंड के नीचे दबने लगे थे। ठीक है। अब पढ़ते हैं रूपक। रूपक क्या होता है? प्रतीकात्मक चिन्ह है जिसको फ्रांस या फिर जो यूरोपीय देश थे उन्होंने यूज किया। तो इसमें क्या था? नारी रूप को मेन लिया गया। ठीक है। तो फ्रांस का क्या है? मारियान नाम रखा गया और स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का प्रतीक थी। उसमें जो नारी रूप थी उसका नाम रखा मारियान फ्रांस में। वो किस चीज का प्रतीक थी? स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र का प्रतीक थी। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकट पे भी अंकित की गई। यानी क्योंकि ये क्या है? स्वतंत्रता का पहचान है और न्याय का है और गणतंत्र का, तो सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किस पे किया गया? सिक्कों पे इस्तेमाल किया गया और डाक चिन्हों पे भी इस्तेमाल किया गया। जर्मन में जो लेडी थी उसका नाम क्या रखा गया? जर्मेनिया रखा गया। और वो बलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। बलुत वृक्ष क्या होता है? एक तरह का होते हैं पत्ते जो ज्यादातर मोस्टली जर्मन में मिलते हैं, तो उसका ही वो मुकुट पहनते थे। और वो मुकुट जो बलुत वृक्ष था उसका किस चीज का प्रतीक था? वीरता का प्रतीक था, तो इसलिए वहां पे इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अब पढ़ते हैं बाल्कन। बाल्कन क्या? ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला, ये वाला है बाल्कन। और इसमें आपको देखेंगे कि आपको कैसा लगता है पढ़ के बाल्कन के बारे में। चलिए 1871 के बाद बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव बढ़ता चला गया। विभिन्न जाति तथा भौगोलिक विभिन्नता थी, यानी जो बाल्कन एरिया था उसमें तरह तरह की जातियां और भौगोलिक भिन्नता थी वहां पर। आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोनेशिया, स्लोवेशिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो थे। यानी कि ये सारे जो देश है जो आज के टाइम पे रियल देश है, उस टाइम पे क्या था? ये छोटे छोटे थे, राज्य के तरह थे और सब बाल्कन के अंदर बिछे हुए थे। निवासियों को स्लाव पुकारा जाता था। जो बाल्कन के जो मेन ये जो सारे लोग थे उन्हें स्लाव कहा जाता था। इसका बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य में था, यानी कि जो बाल्कन है उसमें सबसे ज्यादा राज्य कौन करता? ऑटोमन साम्राज्य करता था। रूमानी विचारधारा और ऑटोमन के गिरने से स्थिति बिगड़ती गई। क्या हुआ? जो रूमानी विचारधारा थी, रूमानी विचारधारा हमने पढ़ा था कि जो संस्कृति को लेके चलती है, संस्कृति, काव्य, संगीत, भाषा, इन सबको चीजों को जो लेके चलती है वो क्या होता है? रूमानी विचारधारा है। इसमें क्या आ गया था कि बाल्कन में रूमानी विचारधारा आ गई थी और ऑटोमन का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे गिरने लगा था, यानी उसकी स्थिति खराब हो रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाल्कन है उसका पूरा एरिया का सिस्टम जो था सब बिगड़ गया। सभी राष्ट्र बाहर निकलकर स्वतंत्र होने का प्रयास किया। यानी कि यहाँ पर जितने भी राष्ट्र, जितने भी राज्य थे वो क्या कहने लगे कि हम स्वतंत्र हैं और हमें स्वतंत्रता अब दे दो, अब हम आपके नीचे दब के काम नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या कहा कि हम स्वतंत्र थे, विदेशी शक्तियों ने हमें अधीन किया है। यानी हम पहले स्वतंत्र थे, आप लोगों ने आकर हमारे ऊपर अधिकार जमाया और हमें अपने अधीन करने की पूरी कोशिश की और कर ली है। हमें आज़ादी वापस चाहिए और उसके लिए उन्होंने के पास लंबा संघर्ष करना पड़ा।
अपनी अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा अलग थी। यानी जितने यहाँ की जो जातियाँ थी उनके लिए अपनी अपनी अलग पहचान थी और सभी के लिए स्वतंत्रता की परिभाषा भी अलग अलग थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि भारी टकराव होने लगा, ईर्ष्या होने लगी, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हथियाने की कोशिश विभिन्न राज्यों द्वारा करने लगी। यानी कि सभी लोगों में लड़ाई स्टार्ट हो गई और कहा कि सभी को आजादी चाहिए, तो सभी एक दूसरे से लड़ने लगे, सभी में टकराव होने लगा, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और सभी क्या चाहते हैं कि हमें ज्यादा एरिया मिले, हमें ज्यादा एरिया मिले, क्योंकि वहां पे बहुत सारे हमने देखा भी जाति थी। तो उन सभी जाति को जब लड़ने लगे तो क्या हुआ कि लड़ेंगे तो क्या कहेंगे कि हम छोटा सा हमारा इतना सा थोड़े ना राज्य है, तो वो ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। इस वजह से क्या होती है, बहुत ज्यादा लड़ाई स्टार्ट हो गई और सभी लोग ज्यादा ज्यादा एरिया लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे। परिस्थितियां जटिल हुई, व्यापार, नौसैनिक और सैन्य शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। यानी परिस्थितियां जो भी कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा जटिल होते गई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गई। व्यापार, नौसैनिक और सैन्य शक्ति के लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी द्वारा बाल्कन पर हमला किया गया और अपने क्षेत्र को बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई। यानी बाल्कन में बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो गई है। रूस भी आ गया, जर्मन भी आ गया, ऑस्ट्रिया भी आ गया और हंगरी भी आ गया। सब आके लड़ने लग गए और कहा कि अब हम एरिया अपना बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो अंत में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। यानी कि यूरोप की लड़ाई जो थी, यूरोप के जितने देशों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी, वो पूरा क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लेके गया। यानी फर्स्ट वॉर कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, बाल्कन में ही स्टार्ट हुआ, जहां पे इन सारे देश मिलके किस लिए, हम सबको ज्यादा जमीन चाहिए, इसलिए ये लड़ाई स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था यहीं पर स्टार्ट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये चैप्टर पढ़ के बड़ा मजा आएगा कि यूरोप में कैसे कैसे कंडीशंस हुई और कैसे कैसे आज़ादी के लिए कैसे कैसे उन्होंने कैसे दूसरे के ऊपर हमला किया, कैसे लड़ा और कैसे बाल्कन में ये लास्ट सीधा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चला गया। तो ये चैप्टर मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी जरूर अच्छा लगा। पहले जब मैंने अपना 10th में किया था तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि पता नहीं क्या चैप्टर है, क्या क्या चीज़ है, बट आज पढ़ के सच में मुझे मज़ा आ रहा है। तो आपको भी पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। चलिए, हमने जो सपोर्टिंग मटेरियल से छोड़ा था उसे हम पढ़ते हैं। सिक्स्थ क्या है, 1861 में इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। हमने ही पढ़ा था, हमें चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का राजा घोषित किया गया। राजा का नाम याद रख लीजिएगा कि क्या क्या है। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका कौन कौन सी है। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोप के राज्य जैसे कि फ्रांस, इटली और औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाया और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें क्या किया, असेंबली के चुनाव में मतदान का बिल्कुल अधिकार नहीं दिएगा और उन्हें बाहर बैठा दिया, मतलब कि आप देखते रहिए। चलिए, कुछ शब्दावली है उसे पढ़ लेते हैं। कुलीन वर्ग क्या होता है, ये जमीन के मालिक थे और ये यूरोपीय महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली वर्ग था। निरंकुशवाद क्या है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। उदारवादी यानी लिबरिज्म, इसका शब्द जो है लातिनी भाषा से लिया गया है, जिस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, लिबर के ऊपर। लिबर का मतलब होता है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समान थे। यानी उदारवादी जो लोग थे वो क्या चाहते थे, आजादी चाहते थे और कानून के समक्ष समानता चाहते थे। जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने से पूछा जाता है। जनमत संग्रह यानी कि सबके सामने एक वोट हो रहा है कि आप बताइए कि आप स्वीकार है या अस्वीकार है। यानी सबको बुलाया, पूछा, हाथ रेस करे, जैसे क्लास में जाता है ना कि हाथ रेस करे कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, तो उसी तरीके से जनमत संग्रह होता है। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा संस्थापित संस्थानों और पौराणिक परंपरा और रिवाजों को बल देता है। रूढ़िवाद मैंने बताया कि जो पुरानी परंपरा है, जो पुराने संस्थान है, रीति रिवाज है, उसके ऊपर बल देता है कि हम इसी को लेके चलेंगे। यूटोपिया कल्पना दर्श, एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना जो इतना आदर्श है जिसका साकार होना एकदम लगभग असंभव है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो फेडरिक सॉरियो ने जो चित्र बनाया था वो क्या था, एक यूटोपिया था, यानी एक कल्पना दर्श था, ऐसी कल्पना थी जिसको साकार करना एकदम असंभव था। चलिए, रूमानीवाद क्या है, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो अपने खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता। रूमानीवाद हमने पढ़ा जो कि क्या एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो अपने काव्य,
कविता, संगीत, भाषा, अपने लोक संगीत, इस सब चीज़ों को लेकर चलता है। नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध कराना ही नारीवाद है। या नारीवाद क्या होता है? जिसे महिलाओं को पूरा अधिकार दिया जाए, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो। जुंकर्स प्रशा के एक सामाजिक श्रेणी जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। यानी प्रशा में जो जमींदार है बड़े बड़े, उनको क्या कहा गया? उनके ग्रुप को जुकर्स कहा गया। जोल्वराइन ये एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। ये संघ 1834 में प्रशा की पहल पे स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों द्वारा विशुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या भी कर दी गई, जो पहले 20 से अधिक थी। और ये संघ आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। यानी आर्थिक एकीकरण के लिए जोल्वराइन संगठन को बनाया गया था। महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन है पहले देखिए। जूसेपे मैस्सेनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली का नाम आंदोलन चलाया था और यंग इटली का इसने समूह भी संगठन ने बनाया था, जिसके फलस्वरूप इटली के एकीकरण की भावनाओं को बल मिला था और वह क्या थे? राजतंत्र के घोर विरोधी थे। तो ये इनके छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन्हें भी आप याद रखिएगा कि आपको क्या क्या इनके बारे में लिखना है। गैरीबॉल्डी इटली का एक महान क्रांतिकारी था जो मैस्सेनी का सहयोग व समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया था। उस इटली की स्वतंत्रता के लिए उसने कई बार आंदोलन भी किए। कावूर यहाँ पर है, ठीक है। कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता था। वो इटली के सॉर्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली मिलाने का कार्य किया था। हमने पढ़ा था ना कि जो कावूर था उसने क्या किया था? सॉर्डिया पिडीमोंट में था, उसने हेल्प की थी संधि करने के लिए फ्रांस के साथ। चलिए, बिस्मार्क कौन है आगे? जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई थी। उसके प्रयास से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। ठीक है, जर्मनी में कौन था? एक बिस्मार्क था। उसने रक्त और लौह की अपनी नीति अपनाई थी। आगे प्रतीक पढ़ लेते हैं। प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसी चीज से हमें हेल्प मिलेगी आगे। चलिए, तो पहला प्रतीक है टूटी हुई बेड़िया जिसका महत्व है आजादी मिलना। दूसरा है बाज छाप वाला कवच जिसका मतलब है जर्मन समुदाय का प्रतीक यानी शक्ति का प्रतीक है ये। बलूत पत्तियों का मुकुट जो वीरता का प्रतीक है। तलवार जो कि मुकाबले की तैयारी है। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डालियां, तो ये किसका प्रतीक है? ये शांति की प्रतीक है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा जो है 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों ने एक झंडा बनाया था जिसका जर्मन राज्यों ने ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि ये उदारवादी द्वारा बनाया गया झंडा था जो कि काला, लाल और सुनहरा रंग का था। उगते सूर्य का किरण का मतलब है एक नए युग की शुरुआत। यहाँ सूत्रपात लिखा है, वैसे शुरुआत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छे से स्टार्ट हो गई होगी। आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सके और सभी को हमें हेल्प करनी है ताकि सभी जो है बोर्ड में अच्छे से नंबर ला सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।